ये कहानी है एक मछुआरे की जो अपनी पत्नी ज्योति के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम भोला था। अपने नाम की तरह ही वो भी भोला भाला था। ज्योति, ओ ज्योति, अरे कितना समय लगाओगी? जल्दी लाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। रुको बाबा, ला रही हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी खाना लेकर बाहर आती है और भोला को दे देती है। आज तो तुमने इतना समय लगा दिया। भोला खाना लेकर अपने काम के लिए चल पड़ता है। वह रोज सुबह तड़के ही मछली पकड़ने जाता था और बाजार में उन्हें बेचता था। मछली ले लो, मछली, ताजा ताजा मछली। मछलियों को बेचकर जो भी पैसा मिलता उससे घर के खाने का सामान खरीद कर लाता था। एक दिन वह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी गांव के कुछ और लोग वहां पर आ गए। अरे भोला भाई, आज तुम मछली पकड़ने नहीं गए? सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? हाँ, रोज तो जाता ही हूँ। मैंने सोचा कि आज थोड़ा गांव में घूम लूं। काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। अब तो धूप भी तेज होने लगी है। पता नहीं पिछली बार की तरह इस बार भी तेज गर्मी होगी क्या? अरे, मैंने कल का अखबार देखा था। उसमें लिखा था कि इस बार पहले से अधिक गर्मी पड़ेगी। पारा 50 तक जा सकता है। अरे तुम भी इन अखबार और मीडिया की बातों पर विश्वास कर लेते हो। पिछली बार भी तो कहा था कि गर्मी कम पड़ेगी। कहाँ कम पड़ी थी? ये तो सब ऐसे बकते रहते हैं। अब आपस में बहस करने से क्या फायदा? आगे जो होगा वो तो सभी को पता चल ही जाएगा। भोला अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब गर्मियों की तपती दोपहर थी। आसमान में आग बरस रही थी और सुखपुर गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। नदियों का पानी कम हो चुका था। नदी में मछलियां धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। भोला के लिए मछलियां पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचना पिछले कुछ दिनों से हालात अजीब हो गए थे। आज भी इतनी कम मछलियां मिली हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऊपर से ये इतनी तपन है। हे भगवान, अब आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। थोड़ी देर बाद गांव का रमेश वहां पर आ जाता है और वह भोला से कहता है, क्या करते रहते हो भोला? तुम अपना सारा जीवन मछली पकड़ने में ही लगा दोगे क्या? कुछ नया करने की कोशिश करो। क्या फायदा होता है? वही सही से 2 वक्त का खाना भी नहीं तो पाता होगा। अब क्या बताऊं रमेश भाई, मेरा भी अब इस काम से मन भर गया है। लेकिन अब ये काम भी बंद कर दूंगा तो मैं अपनी पत्नी ज्योति को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास इतना पैसा भी तो नहीं है जो मैं कुछ नया काम कर सकूं। हाँ, तुम भी सही कह रहे हो। वह मिली हुए कुछ मछलियों को लेकर बाजार में ले आता है। मछली ले लो, मछली, ताजा ताजा मछली। शाम को उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये कमाई पहले से बहुत कम थी। आज तो मछलियां बेचकर बहुत कम पैसे मिले हैं। ये तो पहले से आधी कमाई भी नहीं है। वह वहां से घर चला आया। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब की पिछले कुछ दिनों से बहुत कम ही मछलियां मिल पाती हैं। इस वजह से हमारी कमाई आधी भी नहीं हो पाती है। लगता है भाग्य ने साथ छोड़ दिया है। आप चिंता न करें, सब सही हो जाएगा। आप कल दूसरी जगह मछलियाँ पकड़ने जाना। शायद नई जगह कुछ ज्यादा मछलियाँ मिल जाएं। तुम सही कह रही हो, मैं कल दूसरी तरफ जाऊंगा। अगली सुबह भोला दूसरी जगह मछलियों को पकड़ने के लिए चल देता है। शायद आज कुछ ज्यादा मछलियां मिल जाएं। वह सोचते हुए जा रहा था। तभी एक कार आकर उसको पीछे मारकर चली जाती है। भोला वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद गांव का एक युवक वहां आता। अरे ये तो भोला भाई हैं। इन्हें क्या हुआ? भोला भाई, ओ भोला भाई, लगता है इन्हें ज्यादा चोट लगी है। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वह भोला को उठाकर पहले उसके घर ले जाता है और उसने उसकी पत्नी को आवाज लगाई, ज्योति भाभी, ओ ज्योति भाभी। उसकी पत्नी बाहर आकर देखती है तो भोला घायल अवस्था में था। यह देख वह रोने लगती है। ए जी, क्या हो गया आपको? उठिए ना, इनको जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। वह जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। सांसें कमजोर थीं। अगर इनका इलाज जल्द नहीं हुआ तो इन्हें बचाया नहीं जा सकता। 5,000 रुपए लगेंगे। ज्योति के पास पैसे नहीं थे।
डॉक्टर साहब, आखिर में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? जितना खर्चा लगेगा मैंने बता दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। ज्योति बेचारी मजबूरी में गांव के सेठ भोपूराम के पास पैसे उधार लेने के लिए आती है। सेठ जी, मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 5,000 रुपए उधार चाहिए। मैं ऐसे ही किसी को उधार नहीं देता, बदले में अपनी कुछ चीज गिरवी रखनी होगी। अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तो ठीक है। अब आपको तो पता ही, मेरे पास हमारी झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर उनका जल्दी ही इलाज नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, कर्ज तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर ना चुका पाया तो तुम्हारी झोपड़ी मेरी होगी। ज्योति के पास और कोई चारा नहीं था। उसने कर्ज लिया और भोला का इलाज कराया। कुछ दिनों बाद भोला की तबीयत में सुधार आया। ज्योति, तुमने मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से दिए थे? ज्योति उसको सारी बात बता देती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। भोला पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन सेठ अपने गुंडों के साथ उसके घर आ धमका। अबे ओए भोला, बाहर निकल। भोला, मेरे पैसे वापस कर, वरना झोपड़ी से निकाल दूंगा। सेठ जी, बस कुछ और दिन दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। गरीब आदमी के पास समय तो होता है पर पैसा नहीं। चल, तुझे 15 दिन का और समय दिया। अगर फिर भी तूने पैसे न दिए तो तुझे अपनी ये झोपड़ी खाली करनी होगी। चलो अब यहाँ से। सेठ भोपूराम भोला को धमकी देकर चला जाता है। भोला बेचारा उदास मन से बैठा था। मैं कल पड़ोस के गांव में काम की तलाश में जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन वह पड़ोस के गांव में काम की तलाश में जाता है। वह एक गांव के छोटे से कारखाने पे जाता है। वह कारखाने के मालिक से पूछता है, क्या आपके यहाँ मुझे काम मिल जाएगा? अभी गर्मी की वजह से कोई काम नहीं होता है, सब काम बंद पड़ा है। भोला बेचारा पूरा दिन इधर उधर भटकता रहता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। आखिर वह थक कर बैठ गया। हे भगवान, पूरा गांव देख लिया, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अब आगे क्या होगा? मैं कैसे कर्ज चुकाऊंगा? वह शाम का हारा थका वापस लौट आता है। क्या हुआ? कहीं काम मिला आपको? मुझे कहीं काम नहीं मिला। धीरे धीरे वो 15 दिन भी बीत गए। तभी सेठ भोपूराम अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। अबे ओए भोला, बाहर निकल। तभी भोला और उसकी पत्नी आवाज सुनकर बाहर आकर देखते हैं तो सेठ भयापूराम अपने आदमियों के साथ खड़ा था। मेरे पैसों का इंतजाम किया कि नहीं? भोला बेचारा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। साहब, मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कहीं काम ही नहीं मिला। चल, अब बहुत हुआ, अपनी झोपड़ी खाली कर। लेने के लिए तो मुंह उठाकर चले आते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो इनका रोना धोना शुरू हो जाता है। ऐसा मत करो मालिक, हम इतनी गर्मी में कहाँ भटकते फिरेंगे, थोड़ा रहम करो मालिक, थोड़ा रहम करो। भोला के लाख गिड़गिड़ाने पर भी सेठ भोपूराम नहीं मानता है। सेठ के आदमियों ने झोपड़ी से उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। दोनों अब बेघर थे। बेघर होने के बाद भोला और ज्योति गांव के बाहर निकल पड़े। सूरज आसमान में अंगारे बरसा रहा था, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। चलते चलते वे एक अजीब जंगल में पहुंच गए, जहां सब कुछ असामान्य था। ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? मुझे तो डर लग रहा है। अब कोई और चारा भी नहीं, मेरा गला सूख रहा है। आगे चलकर देखता हूँ कहीं पानी मिले तो। वे पानी की तलाश में घने जंगल के बीच में एक सुनसान झील के पास पहुंच गए। झील का पानी चमकदार था, जैसे किसी ने स्याही मिला दी हो। ये जगह कितनी सुंदर है, और देखो इस झील का पानी कितना सुंदर है। मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पी लेता हूँ। भोला जैसे ही पानी पीता है, वह एक पत्थर की मूर्ति बन गया। ज्योति ये सब देख के बोली, ये क्या हुआ आपको? कुछ बोलो ना। हे भगवान, सारी मुसीबतों का पहाड़ मुझ पे ही टूट पड़ा क्या? अब मैं अकेले कहाँ जाऊंगी?
वह रोने लगती है। कुछ देर बाद वह भी उस झील का पानी पी लेती है और वो भी एक मूर्ति बन जाती है।